स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त प्रीति नेकी। तो आज सैटरडे है और सैटरडे यानी कि छुट्टी का दिन। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें ऑफिस नहीं जाना होगा, तो बहुत से लोगों को ऑफिस जाना भी होगा। लेकिन सैटरडे हो संडे हो, हमारा ये बुलेटिन रोज होता है ताकि आपसे कोई भी खबर मिस ना हो। क्योंकि हमारा फर्ज है आप तक हर एक खबर पहुंचाना। आपके राज्य में क्या हुआ है, आपके शहर में क्या हुआ, ताजा अपडेट क्या है, क्या हालात है वहाँ के, इस बुलेटिन में सब आपको बताएंगे। इसलिए बने रहिए अगले 1 घंटे हमारे साथ। और सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करेंगे। महाराष्ट्र के जालना जिले में शुक्रवार को मराठा आरक्षण के दौरान जमकर बवाल हुआ, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। और आरोप है कि आंदोलनकारियों ने धुले सोलापुर हाईवे बंद कर दिया। इस दौरान वहां पत्थरबाजी भी हुई, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। उसके बाद अपडेट क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण के प्रदर्शन के दौरान जबरदस्त बवाल हुआ। धरना प्रदर्शन कर रहे लोग अचानक उग्र हो गए। देखते ही देखते हिंसा भड़क गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक धरने पर बैठे लोग उपवास नहीं तोड़ रहे थे। ऐसे में पुलिस ने उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच कुछ लोगों ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। कुछ ही देर में तनाव इतना बढ़ गया कि पुलिस को स्थिति संभालने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ गया। प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। हाईवे पर 3 बसों को आग के हवाले कर दिया। बस डिपो में भी जबरदस्त बवाल हुआ। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। जालना हिंसा में क्या कुछ हुआ, आईजी ने इसकी जानकारी दी है। 20 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। हिंसा में 42 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। आज भी विरोध प्रदर्शन की आशंका है। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में आज मराठा क्रांति मोर्चा ने बीड जिले में भी बंद बुलाया है। आरक्षण को लेकर डिप्टी सीएम फडणवीस का भी बयान सामने आया है। मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकार गंभीरतेने काम करते आहे, पण हा न्यायालयाशी संबंधित, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाशी संबंधित विषय आहे। त्यामुळे हा काही एका दिवसात सुटणार नाही। तो सोडवण्याकरता वेगवेगळे प्रयत्न। जालना में हुए हिंसा को लेकर सीएम शिंदे भी एक्शन मोड में हैं। सीएम ने पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है। अब खबर पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले से, जहां कपड़े के कारखाने में बताया जा रहा है भीषण आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम में लगी हुई नजर आई। आखिर ये आग कैसे लगी, आग से कितने का नुकसान हुआ है और फिलहाल क्या है ताजा अपडेट, इस रिपोर्ट में देखिए आप। आग की लपटें उठ रही हैं। पूरा इलाका आग से धधक रहा है। सब कुछ आग की आगोश में है। दूर से ही आग की लपटें नजर आ रही हैं। ये आग कई किलोमीटर में फैली है। आग के तांडव की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले की हैं, जहां एक कपड़े के कारखाने में भीषण आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल फैल गया। ये आग इतनी भयानक थी कि काबू पाने के लिए 8 दमकल की गाड़ियों को लगाना पड़ा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची 8 फायर फाइटर्स की गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझाया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों की सांस में सांस आई। गनीमत ये रही कि जिस वक्त कारखाने में ये आग लगी उस वक्त वहाँ कोई मौजूद नहीं था, लेकिन कारखाने में नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। आग किस वजह से लगी है फिलहाल ये साफ नहीं हो सका है। इसकी जांच की जा रही है। इधर भीलवाड़ा में कुछ महिलाओं ने बीच बाजार एक पूर्व सरपंच की जबरदस्त पिटाई कर दी। आरोप है कि पूर्व सरपंच महिलाओं से छेड़खानी किया करता था। महिलाओं ने आरोपी सरपंच को चप्पलों से पीटा, कपड़े फाड़ दिए, सड़क पर दौड़ाया। लोग देखते रहे लेकिन बचाने कोई नहीं आया। 3 महिलाएं एक शख्स को चप्पल, डंडा, लात, घूंसे और थप्पड़ से पीट रही हैं। महिलाएं शख्स पर चीख चिल्ला रही हैं, बुरी तरह से उसकी पिटाई कर रही हैं। तीनों महिलाओं ने इस शख्स को इतना पीटा कि कपड़े फाड़ दिए। महिलाओं का गुस्सा इतना ज्यादा है कि मानो उस शख्स की जान लेने पर उतर गई हों। बीच बाजार में हो रहे तमाशे को देखने के लिए भारी भीड़ जुटी है। मारपीट की ये तस्वीरें राजस्थान के भीलवाड़ा से सामने आई हैं और जिस शख्स को महिलाएं बुरी तरह से पीट रही हैं वो भीलवाड़ा के काछुला ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच प्रहलाद नट हैं। पूर्व सरपंच प्रहलाद का ये हश्र महिलाओं ने तब किया जब वो बीच बाजार में खड़ी इन 3 महिलाओं को गंदे इशारे करने लगा। काफी देर तक महिलाओं ने उसकी हरकत को नजरअंदाज किया। जब उसकी छेड़खानी बढ़ गई तो महिलाओं ने उसे पीट दिया।
पूर्व सरपंच की इन्हीं हरकतों से गुस्साई महिलाओं ने चौराहे पर ही पिटाई शुरू कर दी। तो महिलाओं से बचने के लिए नेताजी एक दुकान में घुसे तो महिलाएं वहां भी पहुंच गईं और पीटती रहीं। प्रहलाद नट के साथ कुछ महिलाओं ने करीब आधे घंटे तक मारपीट की। मारपीट के दौरान पूर्व सरपंच प्रहलाद नट के कपड़े फाड़ दिए गए। लोग इस मारपीट का वीडियो बनाते रहे, लेकिन पूर्व सरपंच के साथ मारपीट का बीच बचाव करने कोई आगे नहीं आया, क्योंकि उस पर पहले भी किसी महिला के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है, जिसे लेकर गांव के लोगों में काफी गुस्सा था। काफी देर चले इस मारपीट के तमाशे के बाद मौके पर पहुंची काछोला पुलिस उसे सुरक्षित निकालकर थाने ले आई। फिलहाल उसके खिलाफ किसी ने मामला दर्ज नहीं करवाया है। प्रहलाद जी को कहा गया कि आपको कोई कार्रवाई करानी है तो रिपोर्ट दे दीजिए, किंतु उन्होंने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी। जवाब में बता रहे हैं कि मैं सोच समझ करके रिपोर्ट बाद में दे दूंगा, लेकिन अभी तक दोनों पक्षों की तरफ से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। और बात यूपी की करेंगे। यूपी के गोंडा में एक युवक को तालिबानी तरीके से पिटाई करने का मामला सामने आया है और रास्ते में 5 महिलाओं ने इस युवक की पीट कर उसे लहूलुहान कर दिया। क्या था ये पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट में आप। यूपी के गोंडा से एक युवक की तालिबानी तरीके से पिटाई करने का मामला सामने आया है। रास्ते के विवाद में 5 महिलाओं ने मिलकर युवक को पकड़कर पेड़ से बांध दिया। पहले लाठी डंडों से उसकी पिटाई की और फिर कुल्हाड़ी मारकर उसे लहूलुहान कर दिया। युवक की चीख पुकार सुनकर उसकी पत्नी अपने 4 साल के मासूम बेटे को गोद में लेकर उसे बचाने पहुंची तो महिलाओं ने उसे भी जमकर पीटा। गांव के लोग दौड़े तो 5 महिलाएं युवक को छोड़कर भाग खड़ी हुईं। दरअसल ये महिलाओं ने बीच रास्ते में हुए विवाद को लेकर एक ही परिवार की 5 महिलाओं ने गांव के ही रहने वाले गोली मिश्रा को पहले पेड़ से बांधा और फिर बेरहमी से पिटाई की। युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़ित परिवार ने दबंग महिला से परेशान होकर गोंडा एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी कार्यालय का घेराव कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। कुछ माह पूर्व एक रास्ते को लेकर विवाद था, जिसका कि निस्तारण तहसीलदार द्वारा लिखित में करा दिया गया था। उसी रास्ते को लेकर बार बार विवाद हो रहा था और जो आवेदक है उसके द्वारा रास्ता बंद करकर ये अप्रिय स्थिति उत्पन्न की जा रही थी। उसी रास्ते को लेकर ये मारपीट की घटना घटित हुई है, जिसमें गिरफ्तारी की कार्रवाई शीघ्र ही अमल में लाई जाएगी। फिलहाल इस मामले में पुलिस महिलाओं की तलाश के साथ जांच शुरू कर चुकी है। अब आपको खबर मध्य प्रदेश के देवास से दिखाते हैं, जहाँ एक चोर ने कुछ ऐसा किया कि पुलिस भी उसकी हरकत को देख करके हैरान रह गई। दरअसल पुलिस तो चोर को पकड़ने गई थी, लेकिन चोर ऐसी जगह छिप गया जो अब खबर सुर्खियों में आ चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए आप। पागल है क्या? ऐसा काम करता है क्या वो? इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। कूलर के अंदर एक शख्स बैठा दिखाई दे रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये मैकेनिक होगा, कूलर में कुछ खराबी आ गई होगी, ठीक कर रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा मामला जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कूलर के अंदर बैठा ये शख्स दरअसल एक चोर है, जो पुलिस से बचने के लिए कूलर के अंदर जाकर छिप गया। पुलिस ने दबिश दी तो चोर के होश उड़ गए। खुद को पकड़े जाने से बचाने के लिए जनाब कूलर में जाकर बैठ गए। मध्य प्रदेश के देवास जिले का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरोपी का नाम अजय उर्फ कालू है, जिस पर 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। आखिरकार पुलिस ने इस चोर को कूलर से बाहर निकाला और गिरफ्तार कर लिया। करंट में घुस रहा तो भी घर में पागल मर जाएगा। क्या पागल है क्या? ऐसा काम करता है क्या वो? ये आरोपी इसमें जो अजय करके है, अजय उर्फ कालू, ये खाते गाँव का निगरानी बदमाश है। इस पे लगभग 24 अपराध दर्ज है। इसके बारे में जब अन्य आरोपियों ने बताया था कि ये तो चोरी का माल इधर उधर करवाता है, पुलिस ने इस प्रकार घेराबंदी की, भाग नहीं पाया। तो ये अपने बचाव करने के लिए घर के अंदर जो कूलर था उसके अंदर छुप गया था। पुलिस जब तलाश की गई, चारों तरफ से पैक था, इतने निकलने का रास्ता नहीं था, तो कहाँ चला गया? तो तलाश की, तलाश करने के दौरान ये कूलर के अंदर बैठा मिला। चारों कूलर के अंदर दिमाग लगाया इसमें, उसमें अपनी बचाव करने की कोशिश कर रहा हूँ। पुलिस द्वारा उसमें से उसको सुरक्षित बाहर निकाल के गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने चोरी के अलग अलग मामलों में फरार चल रहे कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और पार्किंग को लेकर ग्वालियर में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है, गाली गलौच हुए, पत्थर तक चले हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यानी सीसीटीवी में जो हमलावर थे वो कैद हो गए हैं। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए।
बीच सड़क पर कुछ लोगों में मारपीट होती दिख रही है। भारी भीड़ जुटी हुई है। हर तरफ से पत्थर चल रहे हैं। अफरा तफरी मची हुई है। लोग भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं। ग्वालियर में दो पक्षों में हुई मारपीट के बाद गाली गलौज पथराव करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर पथराव कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में कार रखने को लेकर विवाद हो गया था। दरअसल ग्वालियर के स्थित ब्रिज बिहार कॉलोनी में रहने वाले दिनेश कुशवाहा और विष्णुकांत में कार पार्किंग को लेकर हुआ जुबानी विवाद मारपीट में ऐसा बदला कि जमकर मारपीट हुई। इतना ही नहीं, दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव करना शुरू कर दिया। दोनों पक्षों में पथराव को देखकर कॉलोनी में रहने वाले अन्य लोग अपने घरों में ही छुपे रहे। मारपीट और पत्थरबाजी का वीडियो कॉलोनी में रहने वाले अन्य व्यक्ति ने अपने मोबाइल से बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। विवाद के बाद दोनों ही पक्ष थाने पहुंचे थे, जहां पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ऐसा स्टंट लगेगा करंट। 7:27 पर आपको दिखाएंगे खबर झटपट से 2 मिनट में। आपको याद होगा इंदौर में तकरीबन 2 महीने पहले एक गार्ड ने अपनी बैल्कनी से कुत्ता घुमाने के विवाद को लेकर फायरिंग की थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हो गए थे। और अब इस पूरे मामले में बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला है। क्या है पूरी खबर, देखिए आप। मध्य प्रदेश के इंदौर में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। गोली कांड के आरोपी के घर का एक हिस्सा बुलडोजर के जरिए मलबे में तब्दील कर दिया गया। बुलडोजर की कार्रवाई से पहले भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। पुलिस की मौजूदगी में एक्शन शुरू हुआ और देखते ही देखते घर का एक हिस्सा ढेर कर दिया गया। नगर निगम की टीम के द्वारा एक जो हत्या के आरोप में जो अभी फिलहाल में जेल निरुद्ध है, उसके घर पे कार्रवाई की गई। दरअसल 2 हफ्ते पहले यानी 17 अगस्त को इंदौर में एक गार्ड ने कुत्ता घुमाने के विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। फायरिंग में कई लोग घायल हो गए थे। इसी मामले में आरोपी गार्ड के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हमारे समाज के 2 व्यक्ति जो निर्दोष थे, उनकी हत्या कर दी गई। आज प्रशासन ने, नगर निगम प्रशासन ने सिर्फ इतिश्री करी है और मकान ना तोड़ा गया है, सिर्फ अवैध निर्माण पे रिमोल लगा के और अपने काम को इतिश्री कर दी गई है। इसको लेके पूरे समाज में आक्रोश है और पूरा सैन्य समाज अब चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगा। स्थानीय लोग अब प्रशासन से आरोपी के पूरे घर को गिराने की मांग कर रहे हैं। तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी सरगर्मी बढ़ रही है और तमाम दलों में टिकट को लेकर मारामारी शुरू हो चुकी है। और इसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जब कल लात घूसे भी चले वहां पर। उसके बाद क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में पूरी खबर। हंगामा और बवाल, सब एक दूसरे को मारने पर उतारू है। पुलिसकर्मी बीच में खड़ा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई उसकी सुनने को तैयार नहीं। तस्वीरें राजस्थान के करौली की हैं। यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, मारपीट शुरू कर दी। हालात इस कदर बिगड़ गए कि पथराव तक की नौबत आ गई। तस्वीरों को देखकर आप समझ जाएंगे कि कैसे भीड़ बेकाबू हो गई है, लेकिन कार्यकर्ताओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। लात घूंसों से लेकर चप्पल तक जिसके हाथ में जो आया उसी को लेकर मारने के लिए दौड़ पड़ा। दरअसल राजस्थान के खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और धीरज गुर्जर करौली पहुंचे थे। इसी दौरान कार्यकर्ताओं में जोरदार झड़प हो गई। नारेबाजी के दौरान विवाद हुआ और फिर मारपीट होने लगी। हालांकि बाद में पुलिस की कोशिश से कार्यकर्ताओं को शांत करा लिया गया और घंटों बाद स्थिति सामान्य हुई। ये लड़ाई किस वजह से शुरू हुई थी, फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। और राजस्थान में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई बड़े अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। दरअसल एक पूरे मामले में एक बड़े ब्यूरोक्रेट का नाम भी सामने आ रहा है, देखिए आप। राजस्थान में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ईडी ने छापेमारी कर अमिताभ कौशिक और जेडीए के तहसीलदार सुरेश शर्मा के घर से 2.5 करोड़ कैश, 1 सोने की ईंट और कुछ सोने के बिस्किट बरामद किए हैं। वहीं प्रॉपर्टी डीलर कल्याण सिंह कविया के घर से प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इस मामले में एक बड़े ब्यूरोक्रेट का भी नाम सामने आ रहा है, जिसका फंसना तय माना जा रहा है। छापेमारी के दौरान कई अधिकारियों के प्रॉपर्टी में निवेश से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि शुक्रवार को जयपुर में ईडी ने कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। सूत्रों के मुताबिक जल जीवन मिशन से संबंधित गड़बड़ियों की शिकायत के चलते ये एक्शन देखने को मिला था।
बताया जा रहा है कि इस मिशन से जुड़े तकरीबन 20 लोगों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। इस छापेमारी से प्रदेश के अधिकारियों और नेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने दिल्ली और जयपुर की टीम के अलावा पहली बार गुजरात की टीम को राजस्थान में कार्रवाई के लिए बुलाया है। ऐसा स्टंट लगेगा करंट, आपको दिखाएंगे खबर बिल्कुल झटपट अंदाज में 7:27 पर। और जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को ईडी ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। कई सौ करोड़ की धोखाधड़ी का पूरा मामला है, जिसको लेकर पीएमएलए कोर्ट में आज उन्हें पेश किया जाएगा। तो ये घोटाला पूरा है क्या, इसको लेकर क्या अपडेट है और साथ ही कौन सा बैंक का नाम भी इस घोटाले में सामने आ रहा है, वो सब कुछ आपको दिखा देते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड के फाउंडर नरेश गोयल को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। नरेश गोयल पर 538 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। इस मामले में आज नरेश गोयल को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी उनकी हिरासत की मांग करेगी। नरेश गोयल को शुक्रवार को ईडी के मुंबई ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जहां उनसे लंबी पूछताछ की गई और आखिरकार उन्हें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल कैनरा बैंक ने धोखाधड़ी मामले में केस दर्ज कराया था। एफआईआर में बताया गया था कि 838 करोड़ 86 लाख रुपए की क्रेडिट लिमिट और लोन सैंक्शन किए थे, जिसमें से 538 करोड़ 62 लाख रुपए बकाया हैं। आपको बता दें कि सीबीआई ने इस साल 5 मई को नरेश गोयल के मुंबई स्थित ऑफिस सहित 7 ठिकानों पर छापेमारी की थी। कार्रवाई में नरेश गोयल, उनकी पत्नी अनीता गोयल और एयरलाइन के पूर्व निदेशक गौरांग आनंद शेट्टी के ठिकानों और दफ्तरों पर छापेमारी की गई थी। सीबीआई की एफआईआर को आधार बनाते हुए ईडी ने 19 जुलाई को गोयल पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। इससे पहले 2 बार ईडी के बुलाने पर नरेश गोयल पेश नहीं हुए थे। आपको खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से दिखाते हैं, जहां पर जो खबर है वो सीधे आम लोगों से जुड़ी हुई है। एक बैंक ने आम लोगों का पैसा उन्हें देने से मना कर दिया, जिसके बाद शिकायत आरबीआई तक पहुंची और संचालकों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बैंक ने लोगों को पैसा देने से मना क्यों किया? अब लोगों की जो जमा पूंजी है उसका क्या होगा और लोगों का इस पूरे मामले में क्या कहना है, उस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। गाजीपुर का पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक इन दिनों सुर्खियों में है। बैंक के बाहर लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल बैंक के संचालकों पर धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वजह क्या है ये भी जान लीजिए। आरोप है कि पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक पिछले काफी दिनों से अपने जमाकर्ताओं को भुगतान करने में आनाकानी कर रहा था। इसे लेकर हैरान परेशान लोग कई दिनों से बैंक के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। आखिरकार इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक की जांच रिपोर्ट सामने आई और बैंक के संचालकों पर धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। सब दिन आते हैं हम लोग को कहते हैं कल आइए परसों आइए, 7 दिन पर 1000 रुपया मिल रहा है। 2 महीने से पैसा नहीं चाहिए, जब भी आए निकाले तब कहें कि कल आइएगा परसों आइएगा, करते करते 1.5 महीना इसी तरह भी 15 दिन से ये हड़कम हो रहा। 1000 दे रहे हमको, वो भी नहीं मिला। बैंक की सभी शाखाओं पर 29 अगस्त से ही जमा और निकासी पर रोक लगा दी गई है और ये बैंक बंद होता है तो जमाकर्ता को अधिकतम 5 लाख रुपए ही मिल सकेंगे। वो बैंक डिफॉल्ट कर गया है, लोगों का पैसा उसने हड़प लिया, इस तरह के आरोप हैं। इसमें विवेचना चल रही है और जैसे जैसे उसमें सबूत मिलेंगे, लोग विभागीय अधिकारियों से भी उसमें पूछताछ होगी, अन्य लोगों से भी होगी और उसके आधार पर जो भी नियमानुसार कठोरतम कार्रवाई है, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध की जाएगी। पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में गंभीर वित्तीय अनियमितता की बात सामने आई है, जिसके चलते बैंक का नेटवर्थ माइनस 661.70 लाख रुपए है। मौजूदा वक्त में बैंक के पास बैलेंस नहीं है। बताया जा रहा है कि बैंक की ओर से आरबीआई के अधिकारियों को गलत जानकारियां दी गई। और अब बात बिहार की करेंगे। बिहार के मोतिहारी में खुलेआम शराब बेचने का मामला सामने आया है। दरअसल यूं तो बिहार में शराबबंदी है, लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं, इस सरकार के दावों की पोल खोल रही हैं। और इस वीडियो के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। क्या है ये पूरा मामला और अपडेट क्या है, इसको लेकर इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं आपको। सब्जी मंडी सा माहौल है, मानो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेला या मंडी लगी हो। बड़ी संख्या में भीड़ भाड़ नजर आ रही है। बिहार के मोतिहारी जिले से सामने आई इन तस्वीरों को गौर से देखिए। कट्टे में सब्जी की तरह शराब बेची जा रही है।
इतना ही नहीं, शराब की मंडी लगी है। हजारों लोग इस शराब मंडी में नजर आ रहे हैं। शराब बंदी वाले राज्य बिहार में बेखौफ होकर लोग शराब मंडी लगा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि यहाँ महंगी ब्रांड से लेकर थैलियों में पैक्ड शराब के पैकेट तक बेचे जा रहे हैं। मोतिहारी में खुलेआम शराब बेचने का ये वीडियो वायरल है। दरअसल जिले में पूर्णिमा के दिन महावीरी झंडा का आयोजन किया गया था, जहां पर कई तरह की दुकानें सजी थी। इस बीच हर तरह की शराब भी उपलब्ध कराई जा रही थी। महावीरी मेले में अन्य दुकानों की तरह ही शराब की भी दुकान सजाई गई थी। महावीरी झंडा के आयोजन में करीब 700 से अधिक लोग पहुंचे थे। इतना ही नहीं, मेले में पुलिस की भी तैनाती की गई थी, लेकिन फिर भी पुलिस के नाक के नीचे अवैध धंधा चलता रहा। वीडियो सामने आने के बाद एक शराब तस्कर को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही मेले में शराब बेचने वाले अन्य लोगों की इस वीडियो के आधार पर तलाश जारी है। हालांकि पुलिस ने देर सवेर ही सही कार्रवाई तो शुरू कर दी, लेकिन सुशासन बाबू के शराबबंदी वाले बिहार में शराब मंडी की तस्वीरें नीतीश सरकार के कामकाज पर कई सवाल खड़े कर रही हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ की, जहां मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ। जी हाँ, इसके बाद जमकर पथराव भी हुआ और जानकारी तो ये भी है कि दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। यूपी के मेरठ में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर पथराव हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों से करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मेरठ के पचपेड़ा निवासी सिराजुद्दीन के बेटे की पड़ोस में रहने वाले समीर के बेटे से मामूली बात पर कहासुनी हुई। इसके बाद दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और जमकर पथराव होने लगा। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं बीच बचाव करने पहुंचे शहजाद की दुकान में भी तोड़फोड़ करते हुए 20,000 रुपए लूटकर आरोपी फरार हो गए। ये भावनपुर में पचपेड़ा गांव में कल दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें मारपीट की गई है। दोनों पक्षों का मेडिकल कराया जा चुका है। अभी किसी के पक्ष की तरफ से तहरीर नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन इसमें पुलिस के द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। गली को लेकर के विवाद है और इसमें दूसरे पक्ष ने गली में जाने से मना किया, तो उसमें दोनों पक्षों में वाद विवाद हुआ और फिर लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसमें पुलिस कार्रवाई कर रही। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को निकट के अस्पताल में भर्ती करा दिया और दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। अब बात मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक रिटायर्ड फौजी ने अपनी बेटी, बड़े भाई और भतीजे को गोली मार दी। क्यों हुई फायरिंग और फायरिंग के बाद क्या हुआ, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए आप। एमपी के सागर में पारिवारिक विवाद ने लोगों की जान ले ली। लालेपुरा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक रिटायर्ड फौजी ने अपने ही बड़े भाई पर गोली चला दी। यही नहीं, शख्स ने अपनी बेटी और भतीजे को भी नहीं बख्शा। घरेलू लड़ाई में उसने अपने भतीजे और बेटी पर भी फायरिंग कर दी। जैसे ही लोगों को पता चला तो तीनों को अस्पताल ले जाया गया। आरोपी के बड़े भाई और भतीजे ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। वहीं रिटायर्ड फौजी की बेटी अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रही है। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज जारी है। 4 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई है और एक जो महिला है वो घायल है, उनका इलाज चल रहा है। इसके साथ ही साथ इसमें क्या कारण है, क्यों ये घटना हुई और क्या किन परिस्थितियों में हुई, सभी चीज़ों पर हम लोग विवेचना कर रहे हैं। जल्दी कार्रवाई की जाए। पूरा मामला क्या है, फिलहाल पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। आरोपी शख्स फायरिंग करने के बाद से फरार है। पुलिस की टीम उसकी तलाश में जुट गई है। ऐसा स्टंट लगेगा करंट, आपको दिखाएंगे 7:27 पर। खबरें बिल्कुल झटपट अंदाज में। चलिए बात अगली खबर की करते हैं। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने नई दिल्ली में होने जा रहे G20 समिट को लेकर ट्रैफिक की एडवाइजरी जारी कर दी है। 7 सितंबर की रात 12 बजे से 10 सितंबर की रात 12 बजे तक दिल्ली में वाहनों की एंट्री बंद रहेगी। तो वहीं गुरुग्राम पुलिस ने क्या ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, उस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में होने वाली G20 बैठक को लेकर न सिर्फ दिल्ली बल्कि गुरुग्राम में भी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। 7 सितंबर की रात 12 बजे से 10 सितंबर की रात 12 बजे तक दिल्ली में वाहनों की नो एंट्री रहने वाली है। 8 सितंबर से डेलीगेट्स दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। कुछ डेलीगेट्स गुरुग्राम के होटल लीला और ट्राइडेंट जैसे बड़े अन्य होटल में ठहरेंगे। ऐसे में यहाँ भी वाहनों की मूवमेंट रोकी जाएगी। ऐसे में वाहन चालकों को परेशान होना पड़ सकता है। इसे देखते हुए वाहनों के लिए रूट डाइवर्जन प्लान लागू किया गया है और ट्रैफिक पुलिस ने डाइवर्जन प्लान के तहत एडवाइजरी जारी कर दी है। 7 तारीख को रात को 12 बजे से लेकर और 10 तारीख को रात के 12 बजे तक वहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, जिसमें जो हैवी व्हीकल है वो बिल्कुल अलाउड नहीं होगा उस पर, एक्सेप्ट एसेंशियल कमोडिटीज।
कोई सब्जी, दूध, पेट्रोल वगैरह जाना, वो गाड़ियाँ, दवाइयाँ जानी है, वो गाड़ी अलाउड हुई। अदरवाइज जो नॉर्मल हैवी व्हीकल है या मीडियम गुड्स व्हीकल है, वो वहाँ पे अलाउड नहीं है। भारी वाहनों को पचगांव से केएमपी के रास्ते आगे भेजा जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस को इफ्को चौक से डाइवर्ट करते हुए एमजी रोड आयानगर के रास्ते दिल्ली भेजा जाएगा। गुरुग्राम में बड़ी कंपनियों को इस दौरान अपने एम्प्लॉइज को छुट्टी देने के लिए कहा गया है। 8 सितंबर को भी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने के लिए कहा गया है। हाईवे पर वाहनों के ब्रेकडाउन होने की स्थिति में इन्हें तुरंत हटाने के लिए क्रेनों का भी इंतजाम किया जाएगा। रूट डाइवर्जन और दिल्ली में नो एंट्री के लिए 100 अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। वाहनों के लिए ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान लागू कर दिया गया है। इसके अलावा इस रूट पर निजी वाहनों से जाने वाले वाहनों को भी उस वक्त रोका जाएगा जब विदेशी डेलीगेट्स की मूवमेंट होगी। कल से ही विदेशी मेहमानों की गुरुग्राम में हलचल शुरू हो जाएगी। तावड़ू स्थित आईटीसी ग्रांड होटल में ये विदेशी रुकेंगे, जिनके पहुंचने से पहले ही G20 की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल भी की जाएगी और वाहनों का रूट भी डाइवर्ट किया जाएगा। तो G20 की बैठक को लेकर दिल्ली में सुरक्षा ऐसी की गई है कि परिंदा भी पड़ना ही मार सकता है। जी हां, हर हालात से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस के जवानों को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। तो कैसी है तैयारी, महिला कमांडोज की क्या भूमिका रहने वाली है और सुरक्षा के कैसे बंदोबस्त है, ये सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। G20 बैठक को लेकर दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं। राजधानी में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह सिक्योरिटी ड्रिल्स किए जा रहे हैं। इसी बीच दिल्ली पुलिस के जवानों को भी कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। MI-17 हेलीकॉप्टर में ये दिल्ली पुलिस के कमांडोज किस तरीके से एक एक करके जो है वो अंदर जा रहे हैं और 3 मीटर की हाइट से नीचे कूदते हुए नजर आ रहे हैं। यानी सुरक्षा के लिहाज से जवानों को इस कदर ट्रेन किया जा रहा है कि अगर कोई भी आपातकालीन स्थिति आती है तो ये जवान होस्टेस की स्थिति में किसी भी बिल्डिंग के अंदर जाकर लोगों को बचा सकते हैं। दिल्ली पुलिस के झरोदा कलां ट्रेनिंग सेंटर में शुक्रवार को 181 जवानों ने कमांडो ट्रेनिंग पूरी की है। कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस के 800 कमांडो को कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार किया गया है। जिस चॉपर से जवानों ने एयर ड्रॉप एक्सरसाइज किया, हमारी टीम उस चॉपर के अंदर भी पहुंची। ये ग्रुप के ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि जब भी जो ग्रुप आता है उसका पहले कमांडर नीचे जाता है और उसके बाद जो पीछे पूरा ग्रुप होता है वो एक एक का नीचे जाता है और इसी जगह से कब पहले 5 मीटर की हाइट, फिर 10 मीटर और फिर 15 मीटर की हाइट से जवानों ने नीचे हेलीकॉप्टर स्लाइडिंग की ट्रेनिंग ली और एयर ड्रॉप हुए। G20 की सुरक्षा के लिए महिला कमांडो की भी तैनाती की गई है। इन्हें इंसास AK-47, 49, MP5 और LMG चलाने तक की ट्रेनिंग दी गई है। G20 वेन्यू पर 150 महिला कमांडो की भी तैनाती होगी। 10 फीट 15 फीट की हाइट तक हम बिना किसी सेफ्टी के हम अच्छे से जंप कर सकते हैं, तो इसका मतलब ही कमांडो है। अगर वो ऐसी कठिनाइयों को मुश्किल से सामना अगर आसानी से सामना कर सकती है तो वो कोई भी मुश्किल हो उसको लड़ने के लिए तैयार रहती है। सफल लैंडिंग के बाद अब हिंदुस्तान एक नया इतिहास रचने जा रहा है। अब इसरो की नजर सूर्य फतह करने पर है। भारत के पहले मिशन को लेकर किस तरीके से काउंटडाउन शुरू हो चुका है और जिस तरीके से चंद्रयान 3 को लेकर पूरे विश्व की हम पर नजर थी, बिल्कुल वैसे इस बार पूरे विश्व की नजर हिंदुस्तान पर टिकी हुई है। चांद के बाद हिंदुस्तान की नजर सूरज पर है। मतलब चांद के बाद इसरो का अगला मिशन सूरज है। सूर्य के सीक्रेट्स पता करने के लिए आदित्य L1 को भेजा जाएगा। श्रीहरिकोटा से इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। तैयारी पूरी हो चुकी है। इसकी सफलता के लिए इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति के चांगलम्मा परमेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसरो चीफ ने कहा कि आदित्य L1 भारत का पहला सूर्य मिशन है और ये लॉन्चिंग के ठीक 127 दिन बाद अपने पॉइंट L1 तक पहुंचेगा। आज सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 सूरज की स्टडी करेगा। 125 दिन बाद L1 अपने पॉइंट पर पहुंचेगा। इसरो का आदित्य L1 मिशन क्या है, सुनिए। इसरो ने देश के पहले सोलर मिशन को आदित्य L1 नाम दिया है। इसकी मदद से सूर्य के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाई जाएगी। चंद्रयान 3 की तरह इसे भी श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। अब सोचिए कि जो सूरज आग का एक धधकता गोला है जिसके रहस्यों से पूरी दुनिया अनजान है, इसरो का आदित्य L1
उसके एक एक राज से पर्दा उठाएगा। आपको बता दें कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी करीब 1 करोड़ 60 लाख किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी से L1 पॉइंट की दूरी करीब 15 लाख किलोमीटर है। यानी आदित्य L1 को अपनी निर्धारित जगह तक पहुंचने के लिए 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा और इस दूरी को तय करने में उसे करीब 4 महीने लगेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सूरज का बारीकी से अध्ययन करना है तो फिर आदित्य L1 उसके और करीब जाकर अपने मिशन को अंजाम क्यों नहीं दे रहा। तो आपको बता दें कि सूरज की सतह का तापमान करीब 5,500 डिग्री सेल्सियस होता है। वहाँ किसी बड़े ज्वालामुखी की तरह लगातार विस्फोट होते रहते हैं। ऐसे में अगर किसी स्पेसक्राफ्ट ने उसके जरा भी पास जाने की जुर्रत की तो वो जलकर राख हो जाएगा। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सूरज के अध्ययन के लिए सोलर सिस्टम के L1 पॉइंट को चुना। यहाँ से भले ही सूरज की दूरी बहुत ज्यादा हो, लेकिन उसकी गतिविधियों पर बहुत बारीकी से नजर रखी जा सकती है और ऐसी जानकारी जुटाई जा सकती है जो अब तक दुनिया की किसी भी स्पेस एजेंसी के पास नहीं है। आया तूफान, फंस गई जान, आपको दिखाएंगे 7:55 पर फ्रेश एंड फास्ट में। और आपको बता दें कि लैग्रांज पॉइंट वो जगह है जहां पर चीजें जाकर रुक जाती हैं और ऐसे में इस जगह पर पहुंचकर सन मिशन सूर्य की गतिविधियों पर रिसर्च करेगा। आइए आपको ये भी बताते हैं कि हिंदुस्तान के इस मिशन का टारगेट क्या है और सूर्य के कितने करीब पहुंचेगा। इस रिपोर्ट में पूरा अपडेट। सूर्य मिशन के लिए L1 पॉइंट को चुना गया है। लैग्रांज पॉइंट यानी वो जगह जहां इसरो का स्पेसक्राफ्ट लैंड करेगा। दरअसल हमारे सोलर सिस्टम में 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर 2 ग्रहों की ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक जैसी ताकत से काम करती है। मतलब ये कि अगर उस पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट पहुंचा तो पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा और इस वजह से वो ऑब्जेक्ट वहां टिका रहता है। इसरो का आदित्य L1 भी सोलर सिस्टम के लैग्रांज पॉइंट 1 पर जाने की तैयारी में है। ये सोलर सिस्टम का वो अहम पॉइंट है जहां से बिना किसी रुकावट के सूरज की गतिविधियों पर बराबर नजर रखी जा सकती है। आमतौर पर सूर्य ग्रहण के वक्त सूरज की गतिविधियों को देखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन L1 पॉइंट से लगातार सूरज पर नजर बनाए रखी जा सकती है। और ये एक बड़ी वजह है कि इसरो के वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 सोलर सिस्टम के लिए लैग्रांज 1 पॉइंट को चुना है। आदित्य L1 भारत का ऐसा मिशन है जो सूर्य का बारीकी से अध्ययन करेगा। इस दिन इसरो के वैज्ञानिक इस मिशन के तहत 400 किलोग्राम के एक उपग्रह को स्पेस में लॉन्च करेंगे। और इसी के साथ एक बार फिर अंतरिक्ष में भारत नई इबारत लिख देगा। जब एक तरफ चंद्रयान का रोवर चांद के साउथ पोल के रहस्यों की खोज कर रहा है, तो दूसरी तरफ आदित्य L1 सूरज के ज्वलंत रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए उड़ान भरने वाला है। तो वक्त करीब है जब एक बार फिर पूरी दुनिया की नजरें हिंदुस्तान पर टिकी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, राजस्थान के जोधपुर से जानकारी मिल रही है जहां पर अस्पताल की कैंटीन में आग लग गई है। आपको बता दें कि गैस रिसाव के चलते आग लगने की जानकारी मिली है। जानकारी जब सामने आई उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान के जोधपुर से ये खबर है जहां पर अस्पताल की कैंटीन में आग लग गई। गैस रिसाव के चलते आग लगी है और जैसे फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी हुई, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। और आगे आपको दिखाएंगे 7:55 पर खबरें फ्रेश एंड फास्ट में तमाम बड़ी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर, तब तक हमें दीजिए इजाजत।